चलिए देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, कहता है क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड आउट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द गिवन। क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से, CH3 CH2 I, बी ऑप्शन हमारा हो गया CH3 CH2 Cl एंड सी ऑप्शन हो गया हमारा CH3 CH2 एंड Br। ओके, तो देखिए इसमें हमारा ध्यानपूर्वक अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो आपको नजर आएगा कि जो अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप क्या है, तीनों में बराबर है। मतलब इसमें भी 2 है 1 2, इसमें भी कितना आपका 1 2, इसमें भी कितना 1 2। तो अब आप कैसे, और आप क्या करोगे, कार्बोकैटायन बनाना चाहोगे तो कार्बोकैटायन बनाना कब चाहोगे, ये सबको हटा के कार्बोकैटायन बनाइए आप, कार्बोकैटायन बनाइए। कार्बोकैटायन बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 प्लस। अब मुझे बताइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आप कैसे चेक करोगे। यहाँ तो आपको सब में बराबर आ रहा है, ये देखिए ये भी जो आपको ऊपर दिख रहा है वही आपको तीनों लोकेशन पर आपको मिल रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। कोई ऑप्शन है आपके पास में नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन है दूसरा। ऑप्शन क्या है कि हमें लिविंग टेंडेंसी, हमें किस बात पर ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है रिएक्टिविटी और फास्ट रिएक्टिविटी पर ध्यान देना है। कह रहा है फाइंड आउट रिएक्टिविटी मतलब क्या कि उसके फास्ट रिएक्शन पर फास्ट रिएक्शन पर हमें ध्यान देना है। हमें सिर्फ रिएक्शन पर ध्यान नहीं देना, उसके फास्ट रिएक्शन पर ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे फास्ट रिएक्शन किसका होगा, चूंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब हमें डिसाइड किस बार करना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले आयोडीन Cl और ब्रोमीन में सबसे पहले कौन हटेगा वहां से। तो हटेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है, आयोडीन क्लोरीन और ब्रोमीन में। आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक सीरीज हमने बताया था, वहां पर क्या होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सीरीज था, और ये हमने बताया था क्या था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखा गया था। ये हमारा ऑर्डर क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स पे लिखा गया था। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्या है, अगर सिर्फ ऑर्डर्स की बात किया जाए तो ये हमारा होगा 17th ग्रुप का, पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक्चुअल जो होता है वो क्या होता है हमारा FON क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरह से हमारा होता है। तो सबसे पहले क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो देखिए ये दोनों तो आपके पार्ट, ये तीनों पार्ट जो ऊपर के तीनों हैं, ये तीनों तो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिख रहा है। तो हमें ये बताइए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हमारा कौन सा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा क्लोरीन है, उसके बाद कौन है, ब्रोमीन है, उसके बाद फिर आयोडीन है। अब एक बात बताइए कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो वो क्या होगा, हमारा सबसे लेट ब्रेक होगा। वो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो सबसे लेट से ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या करेगा, खींचे रहेगा, और एक दूसरे को जब खींचे रहेगा तो वो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करना आपके लिए आसान नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जो सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हो। तो अब लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा सबसे ज्यादा, आयोडीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयोडीन हमारा सबसे ज्यादा कम है, सबसे कम है मतलब ये यहाँ से सबसे जल्दी आप इजीली इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको आराम से ब्रेक कीजिए, क्यों, क्योंकि ये सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका मतलब ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने की वजह से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर CH3 मिलेगा। और जितना जल्दी यहाँ पर CH3 CH2 प्लस मिलेगा आपको, उतना जल्दी आपका क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले हमारा A हो जाएगा। ऑर्डर पूछा गया देख लिए, तो सबसे पहले ऑर्डर क्या हो जाएगा A, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा
इसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके इसके पहले कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ब्रोमीन है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन वाला है, सी, उसके बाद फिर हमारा बी। तो इस तरह से ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स हो जाएगा। ओके, तो दोनों केसेस समझा दिया मैंने आपको। वो केस जो आपको सबसे ज़्यादा क्या है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के रूप में देखना है तो कार्बोकैटायन के लिए हमें डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन देख लीजिए, वो आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा हमें क्या देखना होगा, यदि हमारा क्या हो, अगर अल्काइल ग्रुप ही सेम हो जाए, मतलब कार्बोकैटायन ही सेम हो जाए, तब किस बात पर डिपेंड करेगा, तब डिपेंड कर जाएगा वो किस बात पर, उसके लीविंग टेंडेंसी पर, मतलब उस पर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है। और ध्यान रखिएगा, जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो पहले ही वहाँ से लीव करेगा। ओके, जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा वो हमें क्या मिलेगा, वहाँ से आप इजीली उसको हटा सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं उस बॉन्ड को। ओके, तो चलिए अब ये इस तरह से रिएक्टिविटी से रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है, अगर दोनों सेम आ गया तो क्या करेंगे, और दूसरा आपका क्या आ गया कि कार्बोकैटायन से रिलेटेड, अगर कार्बोकैटायन आपके पास ज़्यादा हो गया, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर देख लीजिएगा। ओके, तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो गया तो वो आपको क्या करेंगे, वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और वही हमारा फास्ट रिएक्शन होगा। और या तो इस केसेस में देखेंगे, तो इस केसेस में आप देख सकते हैं इसी वे में। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है विच रिएक्शन इज पॉसिबल। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन रहने दीजिए, अब हम बात करते हैं दूसरा, यूज इन अल्कोहल्स। अल्कोहल में भी यूज करके देखते हैं कि कौन सा हमारा अल्कोहल अच्छा है और कौन सा अल्कोहल खराब है। आई मीन विच अल्कोहल इज फॉर बेटर, आई मीन विच अल्कोहल इज बेटर एंड विच अल्कोहल इज नॉट बेटर। ओके, देखिए यहां पर आपको क्या बताया गया है कि यूज इन अल्कोहल, यूज इन अल्कोहल, आपसे क्या पूछा गया, अल्कोहल। फिर फॉर बेटर अल्कोहल, फॉर बेटर अल्कोहल क्या होना चाहिए, फॉर बेटर फॉर बेटर अल्कोहल आपको क्या होना चाहिए, OH, सॉरी, फॉर बेटर अल्कोहल रिमूवल ऑफ OH मस्ट बी इजी। क्या बोला मैंने, फॉर बेटर अल्कोहल, ध्यान से रखिए ये कंडीशन है हमारा, फॉर बेटर अल्कोहल को, फॉर बेटर अल्कोहल रिमूवल ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप मस्ट बी इजी। ओके, क्या बोला गया है, आपका OH ग्रुप क्या होना चाहिए, जो रिमूवल ऑफ H प्लस या OH ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारा, इजी होना चाहिए। अगर वो इजी नहीं होगा, क्योंकि आपको OH ग्रुप मिलेगा तो ही आप उसको अल्कोहल आप बेटर बोल सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्वेश्चन लेकर के देखता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 OH है ए ऑप्शन में, और बी हमने ले लिया CH3 OH, और C हमने ले लिया CH3 OH H एंड CH3। ओके, तो OH सबसे अभी क्या करना है आपको, रिमूवल ऑफ OH ग्रुप करना है। तो रिमूवल ऑफ OH ग्रुप करके देखिए
मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एच ओ एच करेंगे, यहाँ से भी ओ एच करेंगे और यहाँ से भी आप क्या करेंगे, ओ एच करेंगे। तो एक काम करते करें क्या, थोड़ा एक लाइन में लिख देता हूँ जैसे कि आपको उधर मैं निकाल के अच्छे से बता सकता हूँ। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, पहले आप स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ इधर कैसे लिखना है। ओके, पहले इस स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया है, ओके। बी में हमारा है CH3OH CH3 एंड सी में हमारा है CH3OH CH3 एंड CH3। तो आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से बेटर अल्कोहल कौन है। तो बेटर अल्कोहल को फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया है कि कौन से ग्रुप से, कौन से कंपाउंड से आपको क्या करना है, OH ग्रुप इजीली रिमूव होगा। तो इजीली रिमूव होगा, तो सर एक इजीली रिमूव होगा मतलब क्या हुआ, कब ये पॉसिबल है इजी रिमूव होना, तो इजी रिमूव तभी पॉसिबल है जब हमारा कार्बोकैटायन क्या हो जाए, पॉसिबल है। क्योंकि वो जो केस था मैंने आरसीएल का केस बताया था, वो आरसीएल का केस ही कुछ इस तरह से आ रहा है। ये हमारा कब रिमूव होगा, वो रिमूव तभी होगा जब हमारा क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज। देखिए चलिए रिमूव कर लेते हैं, पहले रिमूव करते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, रिमूव किया। तो रिमूव किया तो यहाँ पर क्या आया, CH3 CH2 प्लस CH3 CH प्लस, यहाँ पर हमने क्या है CH3 एंड CH3 एंड दिस वन इज प्लस। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पर से OH माइनस होगा, ओके। तो एक बात बताएंगे आप हमें कि यहां से OH जो आपका हट रहा है, तो OH माइनस कितना जल्दी हटेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। मतलब ये OH की बात करें हम लोग, यहां पर माइनस नहीं लगाएंगे, ये बॉन्ड दे रहा हूं मैं बस यहां पर। तो ये जो OH है, ये जो आप OH हटा रहे हैं, तो OH हटा रहे हैं, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। क्योंकि अगर जब मान लीजिए कि ये हमारा कार्बोकैटायन अगर अनस्टेबल हो गया मतलब क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो गया तो ये जो OH माइनस है आपका, ये जो OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, फिर से वापस अटैक कर देगा। मतलब वो नेगेटिव OH क्या होगा, ये OH जो है यहाँ पर लगा हुआ, वो OH जो है हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना होगा क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव से बना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना OH क्या होगा, कनेक्टेड होगा उसके थ्रू। तो आपको क्या करना है, आपको OH को हटाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास बचा है, और वो क्या है, कार्बोकैटायन को आपको कम करना। तो जितना ज़्यादा आपका कार्बोकैटायन क्या होगा, कमेगा, मतलब आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी उतने ही फास्ट क्या होगा, हमारा OH हटेगा, और उतना ही बेटर अल्कोहल आपको मिलने जा रहा है। पर मैं एक खास चीज़ बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन ऑफ अल्कोहल्स की जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए अल्कोहल से रिगार्डिंग क्वेश्चंस कि विच वन इज़ अ बेटर अल्कोहल्स। तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि ये सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेटर अल्कोहल। अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है भूले भटके तो आप इसको इस वे में आंसर्स कर सकते हैं, ओके। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कार्बोकैटायन बना लेना है, इसको तोड़ के तो कार्बोकैटायन बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक कर लीजिएगा। तो कार्बोकैटायन जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छे होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, बेटर अल्कोहल होगा। तो देख सकते हैं बेटर अल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमारा क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो इस तरह से हमारा खत्म होता है इंडक्टिव इफेक्ट्स, और इंडक्टिव इफेक्ट्स हमारा खत्म हो चुका है। और अब जो हम पढ़ाई करेंगे, अब हम पढ़ाई करेंगे रेजोनेंस, ओके। कुछ क्वेश्चन है जो रिगार्डिंग आपके इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं वो मैं आपको बाद में करा दूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो वो मैं क्वेश्चन करा दूंगा उसमें इंडक्टिव इफेक्ट्स। या फिर
और नहीं भी कराओ तो भी चलेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम चीज़ें जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप जितने क्वेश्चन बताया गया आप उसको बना लीजिएगा। बाकी आपको मॉडलेशन के तरफ से आपको सीट मिल जाएगा, उस सीट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें दिए गए हैं। प्लीज़ गो थ्रू इट, आप उसको आराम से डील कर सकते हैं। ओके, आप मेहनत कीजिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब आगे अगला टॉपिक हमारा होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो चुका हमारा, तो इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होने के बाद आपको पता ही है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजोनेंस आता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। और रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा भार जो है आप बोल सकते हैं कि रेजोनेंस पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए रेजोनेंस पर समझिएगा आराम से, क्योंकि रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो या फिर मैं दूसरे भाषा में बोलूँ कि जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो आप थोड़ी सी भी चीज़ गलती ना करें जीओसी को समझने में, क्योंकि जीओसी हमारा बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओके, तो बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चीज़ है तो उसको आपको समझना ही होगा एनी हाउ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है आगे रेजोनेंस। तो देखिए रेजोनेंस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेजोनेंस है। हाँ, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, रेजोनेंस। क्या है रेजोनेंस? तो रेजोनेंस क्या होता है? जनरली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, ध्यान से। अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो डेफिनेशन का मतलब होता है, डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो नॉर्मली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप, द कंप्लीट delocalization of the complete delocalization of the complete
द कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, क्या लिखा हमने? द कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन का क्या मतलब होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर क्या है, CH3 CH2 प्लस है। ओके ओके, नॉट ओके। ये हमारा पर यहाँ पर है। तो जरा देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका? sp2 है। देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है? एक हाइड्रोजन के लिए, दो हाइड्रोजन के लिए दो सिग्मा, एक इधर एक 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के लिए क्या होता है हमारा? sp2 होता है। तो एक बात बताइए, ये कार्बन यहाँ पर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है वो हमारा क्या होता है? कंप्लीट ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि अगर sp3 कार्बन अगर sp3 हो तो ही हमारा क्या होता है? ऑक्टेट पूरा होता है। तो ऑक्टेट पूरा यहाँ पर ये कार्बन क्या चाहेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करता है? कार्बन, ये जो कार्बन है बगल वाले कार्बन से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का डिमांड करता है। तो बगल वाला कार्बन को क्या करता है? अप्रोच करता है टू गेट कंप्लीट ऑक्टेट। मतलब ये इस कार्बन को, ये जो कार्बन है अपना कार्बन का ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डिमांड करता है। क्यों? ताकि ये sp3 हो सके। और sp3 हो सके तो ये बगल वाले से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का डिमांड करता है। अब देखिए ये डिमांड कैसे करता है? ये डिमांड क्या करेगा? ये यहां से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? आपको पता है पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो जरा देखिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस पाई, यहां देखिए यहाँ क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और क्या है यहाँ पर? पाई है। तो पाई बॉन्ड, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या चीज से बना होता है? वो भी तो इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है ना। तो पाई यहाँ पर क्या है? यहाँ पे तो हमारा क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है। तो जब अट्रैक्ट होगा तो ये क्या होगा? बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा। तो जब इधर की ओर ब्रेक होगा तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं? इसको हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। यहां देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसकी ओर, वजह इसकी पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड क्या होगा? हमारा टूट जाएगा। और टूटने के बाद हमारा क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इसलिए यहां पर नेगेटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। अब लेकिन ये टूटने के बाद क्या बन गया? यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आगे चल करके ये क्या बन जाएगा? यही हमारा क्या ये देखिए ये तो पॉजिटिव चार्ज। अब इसको जब पहले कंडीशन में ये इसको अट्रैक्ट किया होगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना छोड़ दिया होगा? नहीं छोड़ा होगा। तो स्टिल वो क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट ही करता रहा होगा। तो मतलब क्या हो? आपको पता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या करता है? एक बॉन्ड बनाया जा सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है? एक बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सिचुएशन में आपका हो जाएगा CH2 प्लस और CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब क्या दिख रहा है आपको? इधर देखिए यहाँ पर ठीक से, तो आपको क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड यहां था, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड था, अभी कहां चला गया? ये दूसरे नंबर पर चला गया।
देख सकते हैं आप, डबल बॉन्ड यहाँ था और डबल बॉन्ड अभी कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। तो क्या बोला गया है, देखिए, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, द कंप्लीट डीलोकलाइजेशन या फिर मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, कभी इधर, ये जो आपका पाई बॉन्ड है कभी इधर जा रहा है तो कभी फिर इधर आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, ये हमारा इंटरमीडिएट है, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये हमारा रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए कैपेबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है और ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज ओनली अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये आपको जानना जरूरी था कि एक्चुअली में ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठकर यहाँ पर, मतलब यहाँ जो बताया गया है वो किस तरह से आया होगा एक्चुअली में। समझ आ रही मेरी बात? तो अब ध्यान रखिएगा आप कि जब कभी भी अगर आपको रेजोनेंस हो रहा हो तो आप समझ जाइएगा इस तरह से पॉजिटिव, जब कभी भी ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ आ रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया होगा, इस प्रोसीजर्स को फॉलो किया होगा। ओके, चलिए मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो इस नेगेटिव को स्टिल ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करता ही रहेगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आगे बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको क्या दिखा यहाँ पर, डायरेक्टली आप इसको कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड टू बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या, इसको ऐसे ना बोल करके आप क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली इस बॉन्ड को आप एरो ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, तो जो कि यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ से बॉन्ड उठ के इस लोकेशन पर जाके शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ दिख रहा होगा। ओके, अगर आप इसको क्या करोगे, इसी तरह छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा पता है आपको, ये वापस फिर से ये क्या करेगा, इसकी ओर आ जाएगा और फिर से आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आपको कभी इधर दिखेगा और कभी उधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा और कभी उधर दिखेगा। तो इस तरह से ये करता रहेगा करता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्टेबलाइज कर सके, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो सके। तो पहला ही क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर रेजोनेंस क्यों करता है। तो रेजोनेंस करता है अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था, ये कार्बन कैसा होता है, sp2 कार्बन होता है। ये क्या होना चाहता है, sp3 कार्बन होना चाहता है। तो sp3 कार्बन होने के लिए क्या करेगा, बगल वाले कार्बन से डिमांड करेगा, लेकिन बगल वाले कार्बन भी तो हमारा क्या है, ये भी तो sp2 ही है। जब sp2 है तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या करता है, बॉन्ड को ट्रांसफर कर देता है इधर, और चूंकि बॉन्ड को जब ट्रांसफर करता है तो स्टिल उसके पास क्या होता है, ये फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर से क्या हो गया हमारा, फिर sp2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस को होने के लिए हमारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए। अगर sp2 कार्बन नहीं है तो रेजोनेंस हमारा नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा प्रोबेबली। तो अब मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट वे में समझाना चाहूंगा। इसको अब लिखते कैसे हैं वो देख लीजिए, समझाने को तो समझा दिया आपको, इसको मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा कैसे वो देखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको डायरेक्ट उठा के हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, ये हमारा रेजोनेंस का साइन है। सीधा हमारा क्या हो जाएगा, ये उठ के यहाँ गया, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब ये हमारा पहला और ये दूसरा क्या हमारा हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये दोनों हमारा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या फिर इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों हमारा क्या है, सेम है। तो डोंट वरी, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या,
कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्या होता है आपका, दोनों ही सेम होता है। ओके, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो ये दोनों आपस में क्या है, सैनोनिम्स है, दोनों आपस में क्या है, सैनोनिम्स है, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो अभी हमारा टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो रहा है, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास कितना है, 2। ओके, अभी देखिए इसका दूसरा पार्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, CH2 CH एंड CH2। देखिए जहां जहां आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, उस पर क्या कीजिए आप, डेल्टा पॉजिटिव डाल दीजिए। इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, और कहां दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर दिख रहा है। ओके, और इन दोनों के बीच में आपको क्या डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, देखिए एक डबल बॉन्ड यहां है और दूसरा डबल बॉन्ड यहां है। आप क्या करिए, इसको डॉटेड दिखा दीजिए, इस तरह से आप डॉटेड लाइन दिखा दीजिए। ये आपसे बताना ये चाह रहा है कि डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, आपको इधर से कभी उधर जा रहा है, कभी इधर से इधर आ रहा है। तो एक जगह डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, स्थिर नहीं रह रहा है। ओके, तो डबल बॉन्ड आपको क्या हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो आप किधर दिखाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको देखना है, तो आप किधर देखोगे, तो आप नहीं देख सकते डबल बॉन्ड किधर है, नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें मजबूर होकर के क्या करना पड़ता है, हमें इस तरह के सिचुएशन को क्रिएट करना पड़ता है, इस तरह से सिचुएशन को हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं होता है कि डबल बॉन्ड एक्चुअली है कहाँ। अभी आप यहाँ देख रहे हो, जब ऐसे जैसे ही आप अगले स्ट्रक्चर में जाते हो तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है, डबल बॉन्ड कहीं और चला गया है। तो फिर जब नीचे आप आओगे तो मतलब क्या, सेम सिचुएशन को आपको पाओगे, फिर आप देखोगे डबल बॉन्ड यहाँ से गायब होकर के यहाँ चला गया है। तो आप डबल बॉन्ड कहाँ है, इस बात का पता कैसे लगाओगे, आप नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इस सिचुएशन को हमने शो कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब आपको आई होप कि आप एक रेजोनेंस समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ रिवाइंड योर वीडियो और आप शांतिपूर्वक सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। ओके, तो अब नेक्स्ट है इसके कंडीशन। तो रेजोनेंस के कंडीशन क्या क्या है, कि कौन से कंडीशन में हमारा रेजोनेंस होता है और कौन से कंडीशन में हमारा रेजोनेंस नहीं होता है। ये आपको अगर पता चल जाए तो हमें बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा रेजोनेंस होगा और कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसको जल्दी से उतारिए, आई मीन नोट डाउन, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, तो चलिए अब तक उतार लिए होंगे आप। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा कंडीशन देखते हैं, कंडीशन एक्चुअली क्या क्या है, मतलब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि अगर हमें कंडीशन पता चल जाए रेजोनेंस का तो क्या होगा हमारा, वो फिर हम पता कर सकते हैं कौन से कंपाउंड में रेजोनेंस होगा और कौन से कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या हमारा कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर
रेजोनेंस। ओके, तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या क्या होगा? सबसे पहला कंडीशन हमारा होगा पाई पाई कंजुगेशन। अब ये कंजुगेशन का क्या मतलब है? यहां पर हमने लिखा कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब हुआ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, मतलब रेजोनेंस का रेजोनेंस होना चाहिए, वहां पर रेजोनेंस होना चाहिए। ओके, तो वो कंजुगेशन का मतलब ये हुआ, मतलब रेजोनेंस पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है वहां पर, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, रेजोनेंस पाई पाई कंजुगेशंस। दूसरा हमारा क्या है? पाई टू पॉजिटिव कंजुगेशन। तीसरा कंडीशन हमारा पाई टू नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्जुगेशंस। चौथा है हमारा पाई टू लोन पेयर। लोन पेयर क्या कैसे बोलते हैं हम लोग? लोन पेयर ऐसे मत दिखाइए, आप पहले उसको डॉट लाइन से डॉटेड से दिखाइए। पाई टू लोन पेयर, ये क्या हमारा हो जाएगा? लोन पेयर कंजुगेशंस। लोन पेयर कंजुगेशन। पांचवा हमारा क्या है? पाई टू डॉट। डॉट मतलब क्या हो गया हमारा? आपसे मिल चुके हैं ये हमारा है फ्री रेडिकल्स। ओके, तो इस तरह से हमें क्या पता चला? इस तरह से हमें एक बात पता चली कि कौन सा कंपाउंड जो है रेजोनेंस करेगा और कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस नहीं करेगा। तो अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर ये सिचुएशंस अगर आप देखते हैं, कोई भी कंपाउंड के अंदर इन पांचों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन अगर उसके सेटिस्फाइड करता है तो वो कंपाउंड क्या करेगा? हमारा रेजोनेंस करेगा, और नहीं तो नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से हमें कंडीशन पता चल गया है कि रेजोनेंस कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस करेगा और कौन सा कंडीशन में रेजोनेंस नहीं करेगा। मतलब ये पांचों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है किसी भी कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड क्या होगा? हमारा रेजोनेंस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हम एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एप्लीकेशन फाइंडिंग नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। फाइंडिंग नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए एप्लीकेशन से पहले एक आध क्वेश्चन मैं आपको कुछ एक्चुअली में रेजोनेंस होता कैसे है पहले मैं ये समझाता हूं आपको, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी से समझ पाएंगे कि आगे के जो एप्लीकेशन है वो आपको ज़्यादा आसान होगा। पहले इन तमाम कंडीशन को मैं समझाता हूं आपको, ये एक्चुअली में क्या है। ओके, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लिखा के छोड़ दूंगा तो फिर आपको शायद समझ में ना आए, तो मैं कोशिश करता हूँ एक एक कंडीशन को पहले आपको समझाने के लिए, फिर जब ये कंडीशन खत्म हो जाएगा तो फिर आपको मैं एप्लीकेशन करा दूंगा। चलिए देखते हैं आगे क्या। पहले इस कंडीशन को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है? पाई पाई कॉन्जुगेशन बोला गया है। तो यहां पर हम सबसे पहले एक एक को डील करता हूं, देखिए कोशिश कीजिए समझने का। सबसे पहले हम पहला वाला कंडीशन हमने लिया पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन मतलब क्या हुआ? पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब डबल सिंगल डबल। क्या बोल रहा हूं? डबल सिंगल डबल। देखिए यहां पर क्या है? डबल सिंगल डबल बॉन्ड, दिख रहा है आपको? तो ये किस तरह से रेजोनेंस करेगा? मान लीजिए इस डबल बॉन्ड की वजह से, इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ रहा है? ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? उसकी ओर। मान लीजिए ये इसकी ओर ब्रेक होगा, तो ये किधर की ओर होगा? ये इस तरफ, ये इस तरफ आएगा। समझ आ रही बातें? तो देखिए ये क्या होगा हमारे यहां पर? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH माइनस, ये इस तरह से बन जाएगा। समझ आ रही बातें? तो आपको ये क्या हो जाएगा? यहां पर आपको दो स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पहला दूसरा।
इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना होगा, एनी हाउ में इस कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना होगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब दूसरा देखिए, ये π2 पॉजिटिव कंजुगेशन का, तो π2 पॉजिटिव कंजुगेशन तो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही रखा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा है। तो बताइए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 2 वाला देखिए, π2 पॉजिटिव होना चाहिए, π2 मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। फॉर रेजोनेंस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। देखिए तो डबल सिंगल डबल तो है ही, प्लस डबल से नेक्स्ट पर क्या दिख रहा है, डबल से नेक्स्ट कार्बन पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपको रेजोनेंस होने का पूरा चांसेस है। मतलब डबल से नेक्स्ट पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या फिर फ्री रेडिकल्स होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्या दिख रहा है, डबल से नेक्स्ट पर आपको पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होगा तो आपको कैसे होगा, आपको मैंने बताया था वहां पर कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सीधा शिफ्ट होगा इस तरफ। तो जैसे ही शिफ्ट करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, मतलब बॉन्ड टू बॉन्ड होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड चला जाएगा, पॉजिटिव यहां जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जैसे यहां से टूटेगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड खत्म, यहाँ का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये पॉजिटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव आने वाला। देखिए आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इंटरमीडिएट करके बताया था आपको, इंटरमीडिएट वाला पार्ट। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो इंटरमीडिएट वाला पार्ट जहाँ लिखे हैं आप उसको जरा सा गौर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। इस सिचुएशन में इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर नेगेटिव आता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और आगे जाकर के क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बना लेता है, जो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं डायरेक्टली वे में। क्योंकि मैं इसलिए डायरेक्टली दिखा रहा हूँ बिकॉज वो आपका इंटरमीडिएट है, वो आपका रेजोनेंट पार्ट नहीं है, रेजोनेंस का पार्ट वो नहीं है, वो सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको बताया कि एक्चुअली में कैसे वहाँ पर होता है, ये डबल बॉन्ड कैसे बनता है, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था यहाँ पर। ओके, तो अभी देखिए, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, अब अभी भी हमारा सिचुएशन सेम ही है, देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, फिर से ये शिफ्ट करेगा इधर की ओर। तो मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर फिर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड। तो देखिए देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला हमको। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं इस नेगेटिव वाला पार्ट को। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल का एग्जाम सीधा एक बहुत आसान सा एग्जांपल है हमारे पास में, वो बेंजीन वाला केस आप ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, π2 नेगेटिव है, π2 नेगेटिव मतलब क्या, ये है आपका π2 नेगेटिव चार्ज। देखिए π2 नेगेटिव चार्ज है। अब आपको एक बात पता है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा आपको, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये हमारा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, देखिएगा ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई इलेक्ट्रॉन को इसकी ओर आपको शिफ्ट करेगा।
क्यों? ड्यू टू रिपल्सन ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी ओर ट्रांसफर होगा, ना कि इसकी ओर। यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इधर की ओर ट्रांसफर होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको सामने की ओर रिपेल करेगा, और सामने की ओर रिपेल करेगा मतलब ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, ना कि इधर की ओर ब्रेक होगा। ओके, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हुआ मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगा, अब आपको ये यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। सॉरी, तो आप देख सकते हैं ये इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए, पहला वाला स्ट्रक्चर और ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये हमारा रेजोनेटिंग पार्ट, ये हमारा रेजोनेटिंग पार्ट नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ कैसे गया। ओके, तो रेजोनेटिंग पार्ट हमारा कौन सा है, ये वाला, पहला वाला और दूसरा वाला। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज आवर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, या फिर दूसरा भाषा हम बोल सकते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट पार्ट का है, ट्रांजिशन स्टेट हमारा है। तो देखिए पहला किस तरह से हमने समझाया, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इधर की ओर ट्रांसफर होगा ड्यू टू रिपल्सन। ओके, ड्यू टू रिपल्सन आपको इधर की ओर ट्रांसफर होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है, डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और आपको पता है डबल बॉन्ड का मूवमेंट होना किस बात का प्रूफ है, इस बात का प्रूफ है रेजोनेंस का। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं किसका हो गया, पाई टू नेगेटिव का भी हमने देख लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे पाई टू लोन पेयर। देखिए तो देखिए जो एक बात इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि रेजोनेंस जो होता है बेसिकली दो तरीके से ही पॉसिबल होता है। रेजोनेंस जो होता है हमारा बेसिकली दो ही तरीके से पॉसिबल होता है। एक होता है हमारा क्या, बॉन्ड टू बॉन्ड होता है। ओके, रेजोनेंस जो होता है, ये तो हमने जो कंडीशन दिखाया है आपको, 5 कंडीशन, इस पांचों कंडीशन में आप देखोगे केवल दो तरीके से ही रेजोनेंस हो रहा होगा। पहला रेजोनेंस जो तरीका है वो क्या है, बॉन्ड टू बॉन्ड रेजोनेंस होगा, और दूसरा होगा बॉन्ड टू एटम। तो अभी अभी आपने शायद गौर किया होगा कि जब कभी भी हम पॉजिटिव चार्ज से ले रहे हैं, जब कभी भी हम रेजोनेंस फॉर द केस ऑफ पॉजिटिव, ये केस की बात कर रहे हैं, पाई टू पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो पाई टू पॉजिटिव में आप देखे होंगे कि जो हमारा बॉन्ड हो रहा होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा होगा। ओके, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होगा, लेकिन पाई टू नेगेटिव का केस में देखे होंगे कि बॉन्ड टू एटम टू बॉन्ड एंड देन बॉन्ड टू एटम्स। तो जरा नोट करके मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, आप उसको ध्यान में रखिएगा, वो हमेशा ही आपको बहुत ही आपको हेल्प करेगा, रेजोनेंस को समझने में बहुत हेल्प करेगा आपको। चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, रेजोनेंस जब कभी भी इस जो पांचों कंडीशन, जब कभी ये पांचों कंडीशन होगा तो रेजोनेंस होगा। देखिए तो रेजोनेंस कितने टाइप का होता है, दो तरीके से। इफ पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए रेजोनेंस कैसा होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। फॉर नेगेटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होगा। फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के लिए क्या होगा हमारा, बॉन्ड टू एटम, या ऐसे बोल सकते हैं हम एटम टू बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड टू एटम।
क्या लिखा हमने, एटम टू बॉन्ड, दूसरा हमने लिखा बॉन्ड टू एटम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझने के लिए। अगर जब कभी भी आप कंफ्यूज करें तो इन नोट्स को आप देखिएगा, नोट का क्या मतलब है आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज से आपका रेजोनेंस हो रहा होगा तो आप देखिएगा बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा होगा, आपको बॉन्ड जो होगा कैसा हो रहा होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा होगा। लेकिन जब कभी भी नेगेटिव या लोन पेयर की वजह से चार्ज, जब कभी भी नेगेटिव और लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस हो रहा होगा तो आप देखिएगा वहां पर कैसा हो रहा होगा, एटम टू बॉन्ड जाएगा, फिर बॉन्ड टू एटम जाएगा। अगर आपको इसे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा देर के लिए देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो आपको मैं दिखा दिया हूँ, ये भी दिखा दिया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर CS, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, CS2 डबल बॉन्ड, CS2 माइनस है। ओके, आपने क्या दिखाया, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। तो नेगेटिव से नेक्स्ट पर क्या है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज है। कंडीशन नंबर 3 जो है आपका, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर क्या करेगा, ये जो आपका है पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से किधर होगा, इसकी ओर ट्रांसफर होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ये ट्रांसफर इधर की ओर होगा इसका ऑक्टेट का इशू होगा। ओके, जैसे ही ये इधर की ओर ट्रांसफर होगा इस कार्बन का ऑक्टेट का प्रॉब्लम है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट क्या है, पूरा है, 2 4 6 और 2 हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब शेयर करेगा एक हाइड्रोजन के द्वारा एक कार्बन के द्वारा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के बीच में, तो 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अभी मौजूद है, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड ट्रांसफर इधर होगा तो ये आप क्या देख रहे हैं, बॉन्ड टू एटम, क्या देख रहे हैं, बॉन्ड टू एटम हो रहा है। तो जैसे बॉन्ड टू एटम होगा तो ये क्या करेगा, इसकी ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे ये उतरेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, CS2 माइनस, और इस तरह से हमारा ये हो गया। तो रिपल्सन की वजह से क्या दिख रहा है आपको, बॉन्ड टू एटम। तो ये देखिए पहले क्या हो रहा है, बॉन्ड टू एटम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बॉन्ड टू एटम एंड आफ्टर दैट एटम टू बॉन्ड, ये ज्यादा बेटर होगा लिखना। तो आपने क्या लिखा, देखिए सबसे पहले क्या है, बॉन्ड टू एटम गया। ओके, बॉन्ड टू एटम आया, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बॉन्ड टू एटम, उसके बाद फिर क्या हुआ, एटम टू बॉन्ड। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक आपको मैंने बताया, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दिस पाई इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड। ड्यू टू रिपल्सन क्या हो रहा है, ड्यू टू इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपका रिपल्सन हो रहा है इसकी ओर, और जैसे ही ये टूटा, ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हुआ, इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज का आना किस बात का प्रूफ है, इलेक्ट्रॉन का कमी होना। तो इलेक्ट्रॉन का कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जस्ट यहाँ से कूद जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन, डबल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो जाता है और डबल बॉन्ड ये बन गया। तो क्या दिखा, पूरा प्रोसीजर को अगर देखें तो आपको बॉन्ड टू एटम एंड एटम टू बॉन्ड, तो यही हमारा कंडीशन है। इसलिए हमने बताया था कि रेजोनेंस जब कभी भी होता है सिर्फ 2 तरीके से ही होता है, या तो वो कैसा होगा, आपको एटम टू बॉन्ड होगा, नेगेटिव केसेस में। लोन पेयर भी हमारा क्या होगा, लोन पेयर का भी केस हमारा ऐसा ही है, देखिएगा ध्यान में। अब जब मैं लोन पेयर दिखाता हूं आपको, आप वैसा ही होगा कुछ। चलिए आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए यहां पे हमारा क्या है, कंडीशन हमारा है डबल बॉन्ड से क्या होना आपको, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर हमारा क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास लोन पेयर है, देख सकते हैं। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर हमारा क्या है, लोन पेयर है। अब आपको क्या बताया गया है कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर की वजह से जो रेजोनेंस होता है वो किस तरह से होता है, बॉन्ड टू एटम एंड देन एटम टू बॉन्ड। जरा देखिएगा, इस लोन पेयर क्या है, लोन पेयर भी तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन ही है,
लोन पेयर भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस बॉन्ड को इधर की ओर ट्रांसफर करेगा। क्यों, ड्यू टू रिपल्सन क्या होगा, रिपेल करेगा ये इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो यहाँ तो कोई कार्बन है नहीं जो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, वो तो ठीक क्या करेगा, ये बगल वाले कार्बन की ओर ब्रेक हो जाएगा, और बगल वाला कार्बन की ओर ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन का ऑक्टेट का प्रॉब्लम होगा, और जैसे ही ऑक्टेट का प्रॉब्लम होगा ये क्या करेगा, यहाँ से तुरंत जंप कर जाएगा, और जंप करेगा तो आपको क्या दिखा, आपको देखिए तो बॉन्ड टू एटम और एटम टू बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव आएगा, और यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड के साथ में क्या आ जाएगा, NH2 पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि यहाँ पर आपको क्या, लोन पेयर आपने ट्रांसफर किया, और आप लोन पेयर ट्रांसफर किए हैं, इस बात की क्या गारंटी है, ये आपको लोन पेयर आपने जो आपने ट्रांसफर किया है, इस बात की क्या प्रूफ है कि आपने दिया है, आपका प्रूफ है ये पॉजिटिव चार्ज जो आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। ये पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है आपसे कि आपने क्या किया है, लोन पेयर आपने ट्रांसफर किया है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजोनेंस हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया। और फ्री रेडिकल्स, जब फ्री रेडिकल्स भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फ्री रेडिकल्स आपको बताएंगे हाइपर कंजुगेशन का केस में। ओके, तो हाइपर कंजुगेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं इस चीज को कवर कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो चलते हैं आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पार्ट। सो थैंक यू।